यस सर। हाँ, आवाज आ रहा है अब? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास जहाँ से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे हम लोग लाइन चार्ज के लिए। तो वैसा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। मान लेते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसपे चार्ज डेंसिटी लेमडा है। यहाँ से ये डिस्टेंस 2r दे रखा है और इसको सेंटर लेते हुए r रेडियस का एक ऐसा सेमी क्वार्टर सर्कल है जिस पाथ के इस पाथ पे हमको एक q चार्ज को पॉइंट A से B ले जाना है, ठीक है। यानी चार्ज q इज route from A to B, A से B ले जाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस में हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि हमको वर्क डन फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कितना होगा। ठीक है, आंसर बताओ। कल हम लोग जो सोल्व किए थे, कल जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले थे वो ये पॉइंट था, यहाँ से हमको यहाँ तक ले जाना था। और इस पॉइंट में हमको जो पॉइंट ए है इस वाले पॉइंट से नीचे आ गया, ये भी डिस्टेंस आर हो जाएगा। एक चीज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि हम अगर यहाँ ए से बी इस जगह से इस पाथ से ले जाए, ऐसे ले जाए, या ऐसे घुमा फिरा कर ले जाए, या फिर ऐसे जाए, कोई फर्क पड़ेगा? यानी हम किसी भी पाथ से जाएंगे ए से बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यानी कंजर्वेटिव फील्ड में, तो वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमको वर्क डन फाइंड करना है, तो यहाँ सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा ए से बी ले जाने में वो क्यू इंटू पोटेंशियल ऑफ जो भी ए बी का बीच का डिफरेंस होगा। और हम लोग ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट क्लास निकाले थे तो वही यूज कर लेंगे, 2k लेमडा एल एन आया था बी बाई ए। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो बी जो दूरी है कितना हो जाएगा 3r, ये कितना जाएगा 2k लेमडा क्यू एल एन 3r बाई 2r, ठीक है। क्योंकि हमको पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं, हमको सिंपली यहाँ से किसी भी पाथ के थ्रू ले जाएंगे, कंजर्वेटिव फील्ड है तो वर्क हमारा सेम ही हो। क्लियर है? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, ये एक सीट है, ठीक है, इनफाइनाइट सीट है। जिसका सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, इसका दूरी फिर से वही हम ए ले रहे हैं और ये दूरी हम बी ले रहे हैं। हमको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी जो होगा वो कितना होगा।
क्वेश्चन क्लियर है? हो गया किसी का? अगर ये इनफाइनाइट सीट है, इस पे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, मान लेते हैं सब प्लस ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी दूरी पे, इसके लिए कितना आता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है, और यहाँ हमारा मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो हमको यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो अगर हम यहाँ से x दूरी पे जाएं, बोले कि dx एलिमेंट मूव करें, तो जो d भी पोटेंशियल होगा वो हम लिख सकते हैं माइनस ई डॉट dx। ठीक है, और ये हम जो भी है a से b ले जा रहे हैं, और इधर हम ले जा रहे हैं a से b, तो इधर लिख लेंगे वी बी माइनस वी इक्वल टू माइनस ई, तो कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर निकाल लिए, इंटीग्रल dx कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक। यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी va माइनस vb जो आ जा रहा है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस है यानी b माइनस a, यही आ रहा है। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। ठीक है, इसी चीज को लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे। जैसे सीट ही है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है यूनिफॉर्म आता है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको कोई पॉइंट ए यहाँ दे रखा है, कोई पॉइंट बी यहाँ दे रखा है, और हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दे रखा है डी, तो एक चीज हम लोग पढ़े थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि Vb जो होगा वो लेस देन Va होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। नाउ हम मान लेते हैं कि एक ऐसा लाइन है बी, यहाँ पॉइंट सी, ठीक है, ए से सी जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी वर्क डन क्या होगा। अगर हम क्यू चार्ज को ए से सी ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, कोई बताएगा? 0। या कितना होगा, बोलो। ए से सी ले जाना है किसी चार्ज को तो वर्क डन कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम डिस्प्लेस इधर कर रहे हैं, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर ही लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर की तरफ है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। 0। यानी कि ए से सी ले जाने में हमको, यानी कि अगर यहाँ ए पॉइंट था यहाँ सी पॉइंट था, तो वर्क डन ए टू सी क्या आ रहा है, 0। और बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स हम बोल सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वर्क डन 0, और वर्क डन 0 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस AC का क्या होगा 0, यानी कि हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ A इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C। ठीक है, अब A और C का पोटेंशियल सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस CB का या फिर AB का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम ये लाइन देखना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन ये भी अगर हम जाएं तो बात बराबर ही है। यानी कि हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B लिखना चाहते हैं, तो चूंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि A जो है ग्रेटर देन B है, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। A ज्यादा होगा यानी कि जो वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो हम ऊपर देखें तो ये डायरेक्ट कितना आ रहा है, E इंटू डिस्टेंस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं E डॉट ds जो भी था इंटीग्रल था। अब चूंकि E कांस्टेंट है, ds इसको हम ऐसे लिख सकते थे E AB कॉस ऑफ, अगर इस एंगल थीटा को थीटा लें तो थीटा, और AB कॉस थीटा और कुछ नहीं बल्कि D है, इसको हम लिख सकते हैं E इंटू डी, यानी कि VA माइनस VB जो हो जाएगा ED डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पॉइंट के बीच का दूरी के लिए हम डायरेक्टली ऐसा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और वो कितना आएगा A इंटू डी। ध्यान रखना है साइन के केस में कि यहाँ VA माइनस VB है या VB माइनस VA है, क्योंकि हमको ये बात ध्यान रखना है इस केस में कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पहला पॉइंट बोल दिए, ये दूसरा पॉइंट बोल दिए, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है इस केस में। इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है कि इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 20 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, और यूनिफॉर्म यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, एक पॉइंट बी जो है यहाँ पे है, सी जो है यहाँ पे है, और डी जो है यहाँ पे, और डिस्टेंस जो दे रखा है ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमको फाइंड करना है, फाइंड पहला VA माइनस VC, सेकेंड VA माइनस VD, थर्ड VB माइनस VC, फोर्थ VD माइनस VC माइनस VD, ठीक है, और सिक्स अरेंज at B, C and D in increasing order। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और A B C D ये 4 पॉइंट्स दिया है और डिस्टेंस दे रखा है। अब हमसे ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, फटाफट सॉल्व करके बताओ। तो 1 8 हुआ।
हाँ बोलो। VA माइनस VC 0.8 वोल्ट। आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है। 0.8 वोल्ट। 0.8 वोल्ट VA माइनस VC। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को ये डिस्टेंस लेना है, यही डिस्टेंस डायरेक्टली लेना है। 4 सेंटीमीटर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो हमारा डिफरेंस है, ए जो होगा वो हाइयर होगा, ए हाइयर पोटेंशियल है सी से, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ई इंटू डिस्टेंस ए सी, जो कि आ जाएगा 20 इंटू 4, और सेंटीमीटर में है तो डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.8। ठीक है, फटाफट बोलते जाओ। ये 0.4 वोल्ट आ गया होगा, ये भी उतना ही। सर 2 बार ए भी लिख दिए हैं सर, 2nd and 5। ए डी है, ये 5D है। VD माइनस VC कितना जा रहा है? 0। ठीक है, और VA माइनस VD 0.8। VA माइनस VC के बराबर ही होगा। और 6th अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सबसे ज्यादा VA होगा, फिर VB, फिर VC, और VC जो होगा VD के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ आया? हेलो, इतना बात क्लियर है? यानी कि हम लोग अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये नया कुछ नहीं है। जो हमारा जनरल इक्वेशन था डेल्टा V इक्वल टू माइनस सी डॉट डी आर, उसी से डिराइव हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि हमको, छोड़ो इसको बाद में करेंगे, पहले फाइंड कर लेते हैं। कैलकुलेशन चल रहा था तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। ठीक है, हॉलो स्फीयर है, चार्ज जो होगा इसके कारण क्या, यानी कि हमारे पास एक ऐसा हॉलो स्फीयर दे रखा है। ठीक है, हॉलो स्फीयर क्या होता है पता है? अंदर में कोई भी चार्ज नहीं, हॉलो स्फीयर बोल सकता है, या फिर हॉलो स्फीयर की जगह पे हम कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े पढ़े हो गए कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देंगे तो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है, यानी कि चार्ज जो होगा सिर्फ हमारा सरफेस पे ही दिखेगा, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम दोनों को ये मान सकते हैं। मान लिए कि इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको इसके सेंटर से R दूरी पे फाइंड करना है, जनरल किसी भी पॉइंट R पे फाइंड करना है, और R जो हो सकता है बाहर हो या फिर अंदर। तो हम केस 1 ले रहे हैं, जब R जो हो ग्रेटर देन कैपिटल R हो, तब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो जब R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट पे अगर हमको लिखना होगा बाहर में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है तो हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है। तो हम इसको लिख लिए। और पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे तो हम लोग चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे थे, पॉइंट पी पे, यानी कि आर दूरी तक हमको लाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर एस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आर। और इधर इन्फिनिटी से पॉइंट पी, इसको हम लिख सकते हैं वी पी माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा के क्यूब माइनस वन बाई आर, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लें, बोलो, माइनस हाँ वन सर। बाई आर इन्फिनिटी से आर, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू बाई आर। और इन्फिनिटी का जीरो होता है तो भी एट पॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के क्यू बाई आर। यानी कि अगर हॉलो स्फीयर है उससे आउटसाइड में हमको निकालना है पोटेंशियल किसी भी आर दूरी पे सेंटर से, तो आएगा के क्यू बाई आर। अब इनसाइड का बात करें तो केस टू, यानी कि आर जब लेस देन आर, ठीक है, यानी कि ये हमारा स्फीयर है, यहाँ से हमको इस पॉइंट पे निकालना है आर दूरी पे। ठीक है, ये जो है ये सरफेस के लिए भी होगा, तो भी अगर हम सरफेस लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्मॉल आर की जगह आर। ठीक है, अब हम यहाँ सरफेस पे तो पता चल गया हमारा वी एस है, अब ये पॉइंट पी है, हम निकालना चाहते हैं वी एट पॉइंट इस पी पे कितना होगा, जो कि अंदर में ही है और आर दूरी पे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, dv इक्वल टू, अब रे कहाँ से ले जा रहे हैं, तो सरफेस से पॉइंट पी पे और माइनस ई डॉट डी आर, यही होगा। अब यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉलो स्फीयर में ई इनसाइड जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये जीरो है, यानी क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस एस इक्वल टू जीरो। यानी कि इनसाइड में जो है वो सरफेस के बराबर है और वो के क्यू बाई आर। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर होगा जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर हो, और के क्यू बाई कैपिटल आर होगा जब आर लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, यानी कि सरफेस पे इतना होगा और सरफेस से बाहर इतना होगा। यानी कि अंदर में हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, ये हमारा अगर हॉलो स्फीयर है, इस पे हम पॉइंट ए बी सी डी कहीं भी लें, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है, और इसलिए हम लोग यहाँ से भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो E इक्वल टू चूंकि माइनस डी वी बाई डी आर होता है और V कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है,
आवाज नहीं जा रही। इतना बात क्लियर है कि अंदर में Yes. जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और बाहर में जो होगा वो के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, अगर हम वेरिएशन लिखें कि रेडियस के साथ साथ ये पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा, तो सेंटर से लेके जब r इक्वल टू आर हो जा रहा है तब तक ये कांस्टेंट रह रहा है और वो के क्यू बाई आर के बराबर रह रहा है। उसके बाद ये हाइपरबोला की रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा घट रहा है, तो वहां से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ध्यान रखना है कि नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, चार्ज। यहाँ पे जैसे सॉलिड हम कहें या हॉलो कहें बात बराबर है। हॉलो बोल रहे हैं तब चार्ज जो दिए हैं हम लोग वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सॉलिड बोलते हैं और कंडक्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, यस, ये जो कंडक्टिंग हम बोल रहे हैं ये अगर सॉलिड भी होता तब भी चार्जेस कहाँ होते हैं, सरफेस पे ही। तो दोनों के केस में सेम रहेगा। और यहाँ हमारा सॉलिड कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। ये चीज नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम इस पे चार्ज जो देंगे वो सिर्फ सरफेस पे ना रह के पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। इसमें भी चार्ज हम क्यू दिए हैं और रेडियस आर। अब हमको इससे आर दूरी पे पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। इसमें भी हमको सेम चीज करना है। केस 1 जब आर ग्रेटर देन आर हो, और केस 2 करेंगे जब आर लेस देन आर। ग्रेटर देन के लिए क्या आएगा तुम ही लोग बताओ, डायरेक्ट बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जो पिछला केस में आया था वही यहाँ भी आएगा, यही आया था ना। तो वीपी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जब इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाए होंगे तो जो हमारा आएगा वो के क्यू बाई आर आएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर एज हॉलो, ठीक है। जो हॉलो चार्ज स्फीयर था उसी के जैसा है, तो इसको हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, केस 2 डिस्कस कर रहे हैं जब आर लेस देन आर, ठीक है। ये हमारा स्फीयर हो गया, ये इस पे चार्जेस है, ये सेंटर हो गया। हमको इसके सेंटर से यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे पता करना है जो कि यहाँ से दूरी है इसका आर। ये जो है हमारा सरफेस है और हम भी सरफेस ऊपर वाले से देखे तो वही की क्यू बाई आर आता है, तो इसको हम लोग साइड करके रख लेते हैं। अब हमारा जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से देखें तो हमको चार्ज को, कोई भी क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के इस जगह ले जाना है, ठीक है। यानी अगर क्यू चार्ज कोई रहा तो उसको उठा के हमको यूनिटी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये यूनिट चार्ज बोल रहे हैं। और उसको ले जाने में जो वर्क होगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। या फिर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो डीवी डीवी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर।
ठीक है, अब ई जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे बताओ। बोलो। हम लोग पहले से ये चीज निकाल के पढ़े हुए हैं, भूल गए। सर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ यूनिफॉर्मली है, इनसाइड में है। निकाले थे ना हम लोग के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये आता है, भूल गए, याद है। हाँ यस सर। ठीक है, इनसाइड में यही आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वी पी माइनस वी सरफेस इजकल टू निगेटिव ऑफ के क्यू बाई आर क्यूब, जो है वो कांस्टेंट दिख रहा है हमको, तो हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ पे आर डी आर बचेगा। ठीक है, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2। आर स्क्वायर बाई 2, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको हम लिख लिए वी पी माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि वी सरफेस यही था। अब बस कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है हमारा, इसको इधर लेते जाते हैं। के क्यू बाई आर क्यू, ये हो जाएगा 2 बाहर ले रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ गया, यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो के क्यू बाई 2 निकाल लें क्या, कॉमन निकाल लें, आर क्यू बाहर निकाल लेते हैं, आर क्यू 2 भी, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर भी बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, इतना ही हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, के क्यू बाई 2 आर क्यू, आर स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है, कैलकुलेट किए, के क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी में अगर हमको सेंटर पे पूछा जाए तो सेंटर के लिए आर क्या हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। तो आर 0 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर, यानी कि ये जो हो जाएगा 3/2 भी सरफेस के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए सबसे ज्यादा जो है पोटेंशियल कहाँ पे है, तो हमको सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, 3/2 सरफेस पे या फिर सेंटर पे। सरफेस पे भी एस है, 3/2 का रेशियो 1 से ज्यादा होगा, तो सेंटर का जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस से ज्यादा होगा। और जो हम कर्व बनाएंगे इसका पोटेंशियल का वेरिएशन का आर से, तो कैसा होगा, सेंटर पे, यानी जब आर 0 होगा तो यहाँ पे 3 के क्यू बाई 2 आर, इधर आएगा के क्यू बाई आर, ऐसा ही वेरिएशन होगा।
इधर का तो हम बना देते हैं, ऊपर का तुम लोग सोचो। इधर तो ऐसे ही जाएगा, 1/r का रेशियो में है। ऊपर क्या होगा बताओ, इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ हमारा इक्वेशन दिख रहा है, इसी को देख के यहाँ से यहाँ तक हमको बनाना है। कैसा है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c होता है, और a अगर हमारा निगेटिव रहा तो कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ भी कैसा हो जाएगा, वैसा ही कुछ, ऐसा हमारा इक्वेशन कर्व जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशंस कि पोटेंशियल का कैलकुलेशन अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो उस केस में, और अगर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होगा उस केस में जो पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो हॉलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कहें तो उसके बाहर में KQ/R होगा और अंदर में हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और वो सरफेस के बराबर रहेगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में जो हमारा पोटेंशियल हो रहा है वो अंदर में भी वेरी कर रहा है और बाहर में भी वेरी कर रहा है। बाहर में इस इक्वेशन से वेरी कर रहा है KQ/R, और अंदर में इस वाले इक्वेशन से KQ/2R³ into 3R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत, बोलो। नो सर। ठीक है, इसके बाद है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कुछ कुछ देखे थे, लेकिन फिर से एक बार देख रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि अगर हम लोग वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने थे तो उसी चीज को हम फिर से मान रहे हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेट रखा हुआ है, यानी कि सरफेस है, इमेजिनरी हो या फिर रियल हो, एक ऐसा परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है ये परपेंडिकुलर ये सरफेस है, यानी कि सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है। इस पे एक पॉइंट A यहाँ है, दूसरा पॉइंट B यहाँ है। अगर हम लोग देखें तो वर्क डन A से B में किसी चार्ज Q को ले जाने में जो वर्क हो रहा था वो 0 हो रहा था, पहले ही हम लोग चेक किए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि A से B जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, और अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क 0 रहेगा। तो वैसे ही यहाँ भी वर्क डन A से B जाने में 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा, और चूंकि वर्क डन बराबर Q into V होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से कि V भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि हम यहाँ पे डेल्टा के टर्म में यूज कर ले रहे हैं तो डेल्टा V भी 0 होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि VA जो होगा वो VB के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, ये हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम 2 पॉइंट्स लिए, उस 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहा, वैसे ही इस सरफेस पे तुम कहीं भी कितना भी पॉइंट्स ले लो, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो ऐसे सरफेसेस जहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल
बराबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका यूज क्या होगा वो सब तो बाद की बात है। पहले हम ये समझे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस है जहां पे अगर हम 2-3 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स ले, उस सरफेस का पोटेंशियल जो होगा बराबर हो। ठीक है, तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इफ पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस, ठीक है, ये सरफेस जो हो सकता है इमेजिनरी हो या फिर रियल हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियल बोले तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी प्लेट रख दें या कुछ भी हो, वो कहने का मतलब है इज सेम, यानी कि किसी भी सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो तो उस सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टीज क्या होगा? तो पहला तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जाएंगे तो वर्क डन कितना आ रहा है? 0। तो उसी को हम लोग मान ले रहे हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होगा, यानी कि मूविंग अ चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस work done in moving a charge on a equipotential surface will be 0। ठीक है, यानी कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा? 0। सेकेंड, अब यहाँ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तभी जाके ये केसेस पॉसिबल है। ठीक है, एक चीज बहुत पहले हम लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी कंडक्टर होता है, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, बोलते थे कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इसके सरफेस से परपेंडिकुलर ही निकलता है। ऐसा ही बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। और वो रीजन ये भी है कि इसका जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए तो सरफेस का जो पोटेंशियल आया, मान लेते हैं स्फीयर के केस में देखे तो सब सेम आया। अब पोटेंशियल अगर सेम है तो सरफेस कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल। वैसे ही कैसा भी शेप का अगर कंडक्टर रहा तो उसका जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल होता है, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे परपेंडिकुलर ही निकलता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा तो वर्क डन होगा कुछ। ठीक है, अगर उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के अलोंग भी होगा और चार्ज को मूव करा सकता है, जिसका रीजन हम लोग पहले लिख चुके हैं, इसलिए आप नहीं लिख रहे हैं। थर्ड है कि टू equipotential surfaces does not cross each other। ठीक है, इसका रीजन कोई बताएगा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्रॉस क्यों नहीं करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हम लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो आपस में कट नहीं करते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता है। और मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों सरफेसेस हैं। अगर कट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का।
और ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन नहीं लिखा है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसा सरफेस है जहाँ पे हर पॉइंट 2 3 4 पॉइंट जितना भी पॉइंट्स ले लें उस पे पोटेंशियल सेम आएगा उस सरफेस पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो वर्क जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उस जो भी चार्ज हम मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा और वर्क 0 हो जाएगा। और थर्ड जो है वो ये है कि दो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल कुछ ले ले रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का एग्जांपल कैसा होगा। जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए जो होगा पोटेंशियल वो कैसा होगा। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ऐसा चारों तरफ निकलता है। ठीक है, अब ऐसा अगर हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से ऐसा निकल रहा है, अब तुम लोग एक ऐसा सरफेस बताओ जो कि इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। स्फीयर, यानी आर रेडियस का अगर हम स्फीयर ले लें, ठीक है, ऐसा एक स्फीयर है, तो ये अगर आर रेडियस का है, ये सेंटर मानते हुए, तो ये स्फीयर से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, यानी किसके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं भी हम चार्ज को ले जाएंगे वर्क डन 0 होगा, और इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है वो स्फेरिकल आ रहा है। वैसे ही लाइन चार्ज ले ले, तो लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा, क्या होगा, बोलो। हेमिस्फेयर नहीं, इसको कैसा है, नहीं वो सिलेंडर। हाँ, मतलब ऐसा एक अगर सिलेंडर हम मान लें, ठीक है, ऐसे सिलेंडर, तो इसके हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ऐसा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा चारों तरफ से। ठीक है, और आर दूरी पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। इन्फिनिटी से यहाँ पे लाए हैं तो यहाँ का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम इनफाइनाइट सीट ले ले, तो इसके लिए कैसा होगा, सिलेंडर। ऐसा सीट है, ठीक है, ये चार्ज है, क्यूबॉइड। इसका ऐसा पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। अब इससे परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो भी ऐसा ही ना होगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बोलो, जैसे शेप ले लो, ऐसा ही रहेगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोग इसको ऐसा एक दरवाजे की तरह मान सकते हैं, दरवाजे से जो तीर पास कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो शेप आएगा वो कैसा आ रहा है, ऐसा एक प्लेट टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं किधर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा सरफेसेस है, ठीक है, यानी इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस 1 2 3 है।
ठीक है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, 1 का, 2 का, 3 का, यानी कि V1 V2 V3 में अगर हम रिलेशन लिखे तो कौन सा ज्यादा होगा, V1 V2 ऐसे ज्यादा होगा। और अगर हम इस 1 वाले पे ही 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल लेंगे तो 0 हो जाएगा, A से B जाएंगे तो वर्कडन 0 होगा, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से यानी कि 1 से 2 के तरफ जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, या होगा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो डायरेक्शन से होगा, लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाने पे वर्क होगा, लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स पे मूव करेंगे तो वर्क 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख लो कि कभी भी अगर हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, यानी कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोल रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा हमेशा आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल प्लेन्स कह सकते हैं। ठीक है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा तो उसमें जो है हमेशा ये प्लेन्स को हमको क्या मानना है, एक प्लेन है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वैसे ही आगे एक और प्लेन लेंगे तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी ले रहे हैं, पैरेलल नहीं लेंगे तो आपस में जाके कट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये हमारा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसा इस डायरेक्शन में है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, ठीक है, ये सब इक्विशियल सरफेसेस है, ठीक है, यहाँ पे 100 वोल्ट का है, इस पे 160 वोल्ट कांस्टेंट है, इस प्लेन पे पूरा, इस वाले प्लेन पे पूरा पोटेंशियल 160 वोल्ट ही है, ठीक है, इस पे 220 वोल्ट है, और इस पे 280 वोल्ट। ठीक है, ये पॉइंट 10 20 30 ये सेंटीमीटर में दे रखा है, और ये जो एंगल है सब 37 डिग्री पे है, सारा एंगल बराबर है। क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड करो। सर -53 डिग्री।
एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। नहीं, एक्स हाँ एक्सिस से 53 डिग्री ना सर। सर माइनस मैग्नीट्यूड में कहाँ पे, किस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट का पे? मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे, मतलब यूनिफॉर्म में, जैसे कि ये जो है पैरेलल सरफेस दिया है, अभी हम लिखा है एक नोट पॉइंट कि जो पोटेंशियल सरफेस जो होगा पैरेलल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ सरफेसेस अच्छा आपस में हाँ, क्या दे यस रखे हैं, पैरेलल दिए हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो यस यूनिफॉर्म। यस। वो कैसे करेंगे, ये हमारा वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे दो पैरेलल सरफेसेस हो गए, ठीक है। ये 10 दे रखा है, ये 20 दे रखा है। एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि इस सरफेस से क्या होगा परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर, सबसे परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात क्लियर है कि ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के अलोंग होगा, यानी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग होगा। अब उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो इसका पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट, इसका दे रखा है 160 वोल्ट, ठीक है। ये जो है 160 है, ये 100 है। तो हम लोग पढ़े कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे ज्यादा है यहाँ कम है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। इसमें किसी को दिक्कत, कि जो डायरेक्शन आएगा वो इधर की तरफ आएगा, सबको क्लियर है। अब हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि ये लाइन यहाँ से अगर हम ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो ए बी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा भी बराबर यूनिफॉर्म के केस में ई इंटू डी होता है, ठीक है। ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10। तो जो हमारा ये डिस्टेंस आ रहा है ये कितना आ जाएगा, 10 sin 37, ठीक है। तो डेल्टा वी यानी कि हम 160 माइनस 100 लिख रहे हैं इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो 10 sin 37, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 60/sin 37 कितना होता है, बोलो। 3/5। 3/5 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 10 N/Coulomb, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी। अगर डायरेक्शन हमको ध्यान से देखा तो ये 90 हो जाता, ये 53, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से -53 बोल दो, या फिर आ, ये वाला एंगल बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस 53 लिख के छोड़ दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये 50 वोल्ट का है,
ये 40 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, और ये आपस में पैरेलल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी इधर सी, ठीक है, और पूछा है कि अरेंज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए बी एंड सी, यानी ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और इन तीनों पॉइंट्स का पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग करो डिक्रीजिंग करो, जैसे भी। सोचो। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा? आया? ए पे सबसे ज्यादा। ए पे सबसे ज्यादा। बी पे। जैसे यहाँ पे केसेस दे रखा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो पास पास नहीं है, ये दे रखा है, यानी कि जहाँ पे एक जगह डेंसर है एक जगह रेयरर है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये उठता है कि हम लोग एक चीज पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ पे डेंसर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहाँ पे रेयरर होता है वहां पे कम होता है। तो वैसे ही अगर हम फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डेंसर है, यानी कि यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, डेंसर है, और यहाँ पे रेयर है, और यहाँ पे डेंस है। तो जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस है वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे, डेंसर होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ डेंसर होंगे तो वहीं पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बी पे, और सबसे कम कहाँ होगा, ए। ठीक है, ये पॉइंट्स का बात हो रहा है, ठीक। अगर हम वही बोलते कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर यूनिफॉर्म रहता है या फिर अलग केसेस रहता तो उस केस में हम लोग बोल सकते थे कि इस डायरेक्शन में जाते तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि E is larger where equipotential surface are closer, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, E at B is मैक्सिमम, ठीक है। बी पॉइंट पे जो होगा वहां पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब जो आ रहा है कि हमारा डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो वही अब हमको है कि पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण
जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो। तो डाइपोल के बारे में सब चीज पता ही है, तो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं, ऑन एंड पॉइंट या फिर इसी चीज को बोले थे हम लोग एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ऑन एंड पॉइंट या फिर एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक डाइपोल है, तो डाइपोल होने का कंडीशन था स्मॉल डाइपोल है, तो यहाँ माइनस क्यू ले लिए, ये प्लस क्यू ले लिए। इस दूरी को हम लोग 2a ले रखे थे, तो 2a ही यूज कर रहे हैं। जो भी डिस्टेंस मेजर करना होता था इसके सेंटर से मेजर करते थे। तो हम इसी एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट पी है, ये हमारा डाइपोल हो गया। यहाँ पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इसका दूरी जो है आर। ठीक है, यानी पॉइंट पी पे हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे आर दूरी पे? ये डिस्टेंस 2a लिए हैं, यानी कि ये a रहा होगा और ये भी a रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस चार्ज से इसका दूरी जो होगा r माइनस a होगा, और इस वाले चार्ज से, निगेटिव वाले चार्ज से r प्लस a होगा। ठीक है, यानी ये हमारा दूरी हो गया, दो चार्जेस हैं, पोटेंशियल लिखना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं अब, तो एट p जो होगा तो k q प्लस वाले के कारण होगा बाई r माइनस ए, प्लस k माइनस क्यू वाले के कारण होगा, और ये है r प्लस ए। ठीक है, जितने भी रहता है सबको साइन के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम के क्यू को तो कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या दिख रहा है, r प्लस ए माइनस r प्लस ए डिवाइड बाई r माइनस ए r प्लस ए आ रहा है, r से r गया तो ऊपर आ जा रहा है k इंटू 2aq, नीचे आ जा रहा है आर स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट जो पढ़े थे वो कितना पढ़े थे? Q into 12 वही, यानी 2a इंटू क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, P के पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि फॉर स्मॉल डाइपोल अगर हम यूज कर रहे हैं, और डाइपोल स्मॉल ही लिया करते थे, तो ए जो होगा मच मच लेस देन आर होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो ये जो होगा हमारा के पी, ठीक है, के पी बाई आर। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई चिंता नहीं। ठीक है, के पी बाई आर। अच्छा, आर स्क्वायर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे, तो यहाँ कितना आया था एक्सियल पोजीशन पे? cube 2 kp/r³ था। ठीक है, केस 2 ऑन इक्वेटोरियल
पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन को ब्रो डाउन पोजीशन भी बोलते हैं। तो हमारे पास प्लस क्यू ये डाइपोल हो गया। हमको यहाँ पॉइंट P दे रखा है जो कि ये डिस्टेंस R है। ठीक है, यहाँ से हमको पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये दूरी A है, ये भी दूरी A है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √r² प्लस a²। वैसे ही ये दूरी भी उतना ही रहेगा, √r² प्लस a²। और अगर हम पोटेंशियल लिखेंगे एट पॉइंट P, तो O प्लस के लिए और माइनस दोनों के लिए लिखेंगे, तो KQ बाई √r² प्लस a²। और यहाँ पे प्लस K माइनस Q बाई √r² प्लस a²। दोनों मिलके क्या हो जा रहा है? 0। यानी कि हमको क्या दिख रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा और एक्सियल पोजीशन पे वो KP बाई R²। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है ऑन एनी जनरल पॉइंट इन केस 3। ठीक है, ऑन एनी जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पे करेंगे। मान लेते हैं ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। ठीक है, यहाँ से किसी पॉइंट P जो कि R दूरी पे है वहां फाइंड करना, और ये एंगल थीटा दे रखा। इस पॉइंट पे पता करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल वही चीज मेन जो हम लोग पहले यूज करते थे। यहाँ पे ये डाइपोल हो गया P, तो इसका हम लोग दो कंपोनेंट लिया करते थे, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। तो ये अगर हमारा P है तो इधर हो जाएगा P cos थीटा, और ये जो हो जाएगा P sin थीटा। तो P cos थीटा के लिए एक्सियल पोजीशन हो गया और P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन। तो V पर P sin थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, और V P cos थीटा जो होगा वो कितना आएगा? K P क्या है? तो P cos थीटा है यहाँ पे बाई R²। ठीक है, तो जनरल पॉइंट पे ऐसे निकाल सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, और एक के लिए तो 0 होगा और दूसरे के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।